तो हम लोग बात कर रहे थे राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। लगभग बात हो ही गई राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। कुछ विशेष बातें रह गई थी, विशेष तो ना कहें, कुछ सामान्य सी बातें रह गई, उन्हें समझ लेने की जरूरत है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, तो अब तक कहा गया था कि यह धारा शामिल ही इसीलिए की गई ताकि भारत की धरती को, जो हमारे अन्य देश हैं जिनसे हमारे मैत्री के संबंध है, ये शांति के संबंध है, उनके विरुद्ध कुचक्रों का अड्डा ये न बन पाए। इसे बनने से भारत की धरती को बचाया जाए ताकि हमारी इमेज ठीक ठाक रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वो देश अच्छे तो नहीं माने जाते जिनकी धरती पर मैत्री और शांति का संबंध जिन ताकतों से, जिन वैश्विक ताकतों से, उनके प्रति कुचक्र रचे जाएं। तो इसलिए यहां शामिल किया उन्होंने कि जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, यानी भारत की धरती से इस प्रकार की बातें संचालित न हो सके, किंतु ये संप्रभु के अधिकारों को प्रभावित नहीं करते। ये सारे सेक्शन नागरिकों के लिए हैं, संप्रभु के अधिकारों के लिए नहीं। जैसे वो बेवकूफ टाइप के लोग फेसबुक पे लिखते रहते ना, बोले मोदी जी भी तो नवाज शरीफ की लड़की की शादी में गए। तो मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो भारत की संप्रभु शक्ति का उपयोग करते हैं और उनका जाना आपका जाना एक बराबर नहीं है। हमें ये नहीं मालूम कि सोनम वांगचुक उनके ऊपर क्या आरोप है और उन आरोपों की क्या सच्चाई है, हमें ये जानकारी नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ एक बात देख रहे थे कि लद्दाख में जब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई तो स्टेट ने जो उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के जो ग्राउंड्स उपलब्ध कराए, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 22 हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हेनेवर यू विल केप्ट, ठीक है, इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, टू एनीबडी, आप किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखोगे तो उसे ग्राउंड ऑफ डिटेंशन एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपको देने ही होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इलीगल माना जाएगा और यह माना जाएगा कि आपने विधि की प्रक्रिया के बिना किसी को भी निरुद्ध कर रखा है और फिर उसकी रिहाई के लिए अनुच्छेद 22 सपठित अनुच्छेद 21 इसके अंतर्गत हेबियस कॉर्पस ये जारी होगी। तो सोनम वांगचुक इनके ऊपर जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन दिए तो उनमें एक ग्राउंड ये भी था कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मोहम्मद यूनुस से भेंट की थी, ठीक है, बांग्लादेश जाकर, जबकि वहां से हमारे संबंध तल्ख चल रहे हैं। तो कुछ बेवकूफ टाइप के लोग लिख रहे थे फलाने भी तो गए थे बांग्लादेश। तो सोनम वांगचुक और वो लोग जो संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उनमें फर्क होता है। वो देश की नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका एक एक शब्द जिम्मेदारी से भरा होता है। वो जो कहेंगे वो फिर होना चाहिए, ठीक है, और वो नहीं होगा तो वो तुम्हारी तरह नहीं कि बाद में कहते कि वो नहीं हो पाया तो हम क्या करें। इसीलिए किसी भी घटना पर जो प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रतिक्रिया होती है उसको आने में बड़ा समय लगता है, क्योंकि वो सारी चीजें तय करके और हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे उसी हिसाब से बोलते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनमें पर्याप्त लोच हो। जैसे अभी भी उन्होंने आतंकवादी घटना सिर्फ इतना ही कहा है कि दोषी किसी भी सूरत बख्शे नहीं जाएंगे। बख्शे न जाने का तरीका क्या होगा इस पर कुछ भी नहीं बोले। इस पर यह नहीं कहा कि हम जेल भेजेंगे, हम मुकदमा चलाएंगे, या हम जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर किया ऐसे करेंगे, कुछ नहीं, केवल इतना कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। तो जब संप्रभु बोलते हैं
या संप्रभु बोलते हैं मीनिंग दरबार जो संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि संप्रभुता भारत की जनता में निवास कर रही है। हमारे देश में संप्रभुता विभाजित मानी गई है। जो कानूनी संप्रभुता है वो भारत के संविधान में है, और जो राजनीतिक संप्रभुता है वो भारत की जनता में है। भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके अपनी ओर से अपने में निहित राजनीतिक संप्रभुता का उपयोग करने का हक अपने प्रतिनिधियों को दे देती है। और फिर चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहां शासन का, तो इसलिए उस संप्रभुता का उपयोग कैबिनेट और मंत्रिमंडल करते हैं। ठीक है, तो वो संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो संप्रभु शक्तियों का जो इस्तेमाल करता है उसकी बात अलग है। आपराधिक विधि आपके लिए है, वो निर्णय कर सकते हैं कि हम भारत की धरती पर ऐसे लोगों को भी राजनैतिक शरण देंगे जिनका भारत की, ठीक है, भारत से जिनका शांति और मैत्री का संबंध है, ठीक है, उनसे युद्ध करने का इरादा है या युद्ध कर रहे हैं, ये युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये युद्ध का दुष्प्रेरण कर रहे हैं, हम उन्हें देंगे राजनीतिक क्षण। लेकिन ये संप्रभु निर्णय करेगा, आप इसके लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप 153 के अंतर्गत जेल ही जाएंगे और आपको दोष सिद्ध किया जाएगा, जिसमें आपको आजीवन कारावास, ठीक है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है। ये दोनों में से किसी बात का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, यह जुर्माने से दंडित किया जाएगा, क्योंकि युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना और युद्ध का दुष्प्रेरण करना सब कुछ इसमें है। इसलिए दंड में पर्याप्त लोच ये होनी चाहिए ताकि दंडाधिकारी आपके कृत्य के अनुपात में आपको सुगमता के साथ दंडित कर सके। इसलिए दंड में पर्याप्त लोच यहां पर रखी गई। अब अगला कहता, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, ठीक है, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया and you are doing the robbery in the territory of those countries with whom we have the, ठीक है, we have a peaceful relation, तो हमारा शांति का संबंध तो गड़बड़ाएगा, क्योंकि तुम तो भारत के ही नागरिक हो, पूत कपूत हो, ठीक है, तो कपूत के कारण भी परिवार की प्रतिष्ठा ये तो जाती ही जाती है। और परिवार अगर ये स्वीकार कर ले कि तुम कपूत हो तो थोड़ा बच जाता है मामला, ठीक है, थोड़ा नाक बची रह जाती, तो ये नाक बचाने का प्रयास है। बाकी तो तुम अपने शील का प्रदर्शन विदेश की धरती पर जाकर कर ही आए। इस देश की धरती से बुद्ध निकले, उन्होंने अपने शील का प्रदर्शन विदेशों में किया। विवेकानंद निकले, उन्होंने अपने शील का प्रदर्शन विदेशों में किया। और एक तुम निकले, तुम अपने शील का प्रदर्शन कराए कि सब लूटे पाट कराए। तो आपके लिए व्यवस्था फिर यहां पर हुई है। कहता, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा, लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समर्पण से भी दंडनीय होगा। यह सेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने सुबह भी कहा कि आप एग्जाम के ही लिए पढ़ते हैं, आपका कोई ताल्लुक पढ़ाई का ज्ञान से तो है नहीं, आप ज्ञान के लिए तो पढ़ते ही नहीं। इसलिए ज्ञान आपको वो भी क्यों, जो आप चाहते ही नहीं वो काहे हो जाए। इसीलिए आप देखते हैं जो सेलेक्ट है वो भी मूर्ख हैं, जो सेलेक्ट है वो भी मूर्ख हैं। और अगर मूर्ख न हो, ठीक है, तो कानून की व्याख्या गलत हुई, ठीक है ना, या एविडेंस का मूल्यांकन गलत हुआ, सिर्फ इसी
बिंदु पर जाए अपील, वहां तक, सुप्रीम कोर्ट तक। गलत डिसाइड हुआ, इस पर नहीं जाए। तो जो सेलेक्ट हो गए वो भी चौपट, क्योंकि उन्होंने भी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ा था, सिलेक्शन के लिए पढ़ा था। और सिलेक्शन के लिए बोले अनुच्छेद 31 तो डिलीट है, वो पढ़े क्यों, काहे पढ़े, वो तो डिलीट है। 19(1)(f) डिलीट है, पढ़े क्यों, जबकि 19(1)(f) में जितनी प्रॉपर्टी की शानदार व्याख्या हुई है उतनी शानदार व्याख्या कहीं हुई नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी वो तो टीपीए में भी पढ़नी पड़ेगी, वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहां भी पढ़नी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट वो तो वहां आ ही रहा, वो डिलीट हो गया, इससे मतलब क्या है। युक्ति संगत प्रतिबंध, किस प्रतिबंध को युक्ति संगत कहेंगे, वो तो वहां भी बताया जा रहा है। और युक्ति संगत प्रतिबंध वो तो वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस पर भी लगता है। तो प्रतिबंध कब युक्ति संगत कहा जाएगा, कब युक्ति संगत नहीं कहा जाएगा, ये बात, ये तर्क, ये भी तो वहां से मिल रहा। लेकिन आप तो भाई एग्जाम के लिए ही पढ़ेंगे, ज्ञान से तो आपका कोई ताल्लुक ही नहीं। बोले ज्ञान के लिए तो पढ़ते ही नहीं, तो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो इसलिए आप बताया करते हैं कि इंपॉर्टेंट बता दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अजीब हाल है। नौकर बनने के लिए पढ़ना है, ज्ञानी बनने के लिए नहीं। बोले ज्ञानी बनने के हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम काम के लिए बने, वो तो और लोग बनेंगे, हम तो नौकर बनेंगे। तो चूंकि आप नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नौकर बनने के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेसिफिक दंड की व्यवस्था कर रही है। ठीक है, कहती है संपत्ति का समर्पण, अब तक आपने जितनी धाराएं पढ़ी हैं उनमें संपत्ति के समर्पण का दंड शायद ही किसी में प्रावधानित हो, हमें याद नहीं पड़ता, हो सकता हो, लेकिन ये है जिसमें संपत्ति का समर्पण प्रावधानित है। और ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दंड का एक प्रकार है ये, कि वो कौन सा सेक्शन है, निम्नांकित सेक्शन में वो कौन सा सेक्शन है, ठीक है, जिसमें संपत्ति का समर्पण एक दंड के रूप में अधिनिर्णित किया जा सकता है। तो वो 154। ठीक है, ये क्योंकि स्पेशल दंड की व्यवस्था कर रहा है, दैट इज व्हाई it has been considered by those person as an important section who are reading just for the examination. ठीक है, who are reading just to become a servant. ठीक है, जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने के लिए पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि समर्पण का दंड यहां प्रावधानित है, तो ये इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 155 कह रहा है कि जो कोई किसी संपत्ति को ये जानते हुए प्राप्त करेगा, जानते हुए, ये जरूरी है, क्योंकि संपत्ति हमने प्राप्त कर ली, ये जानते हुए प्राप्त नहीं कि संपत्ति का नेचर क्या है। हमें तो सिर्फ संपत्ति दिखाई दे रही है, कहां से आई, इसकी प्रकृति क्या है, ये निर्दोष संपत्ति है, सदोष अर्जित की गई संपत्ति है, कुछ जानकारी नहीं है। तो फिर संपत्ति आपने धारित की है, आप संपत्ति के सद्भावी बोनाफाइड होल्डर हो। ठीक है, आप सद्भाव से उस संपत्ति को धारण कर रहे हो, सद्भावी धारक हो संपत्ति के। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि ये संपत्ति चोरी की है, या ऊपर की दो धाराएं हैं, यानी भारत सरकार से जिस विदेशी शक्ति का शांति का या मैत्री का संबंध था, उससे युद्ध करते हुए, युद्ध का प्रयत्न करते हुए वो संपत्ति अर्जित की गई, या भारत सरकार से जिसका मैत्री का शांति का संबंध था, मैत्री यहां गायब है, शांति का संबंध था, उसके राज्य क्षेत्र में लूटपाट से अर्जित किए। ठीक है, और आप सिर्फ संपत्ति के धारक हैं, क्योंकि आपने की और आप ही के पास संपत्ति है। तब तो मसला 154 में आ गया, तब तो 154 में आ गया। लेकिन अब संपत्ति आपके पास नहीं है, संपत्ति हमारे पास, और हम कौन है, हम सिर्फ संपत्ति के धारक हैं। कौन सी संपत्ति, जो पूर्ववर्ती धाराओं यानी 153 और 154
के द्वारा अर्जित की गई है। हम उस संपत्ति के सिर्फ धारक हैं, हम लुटेरे भी हैं, हम युद्ध भी करने वाले हैं और संपत्ति के धारक भी हैं। तब तो व्यवहार 153 154 बनी है सेक्शन, ठीक है ना, वहां होगा हमसे, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ संपत्ति के धारक हैं, तो हमारे लिए क्या 155 कहता जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 153 और 154 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके। ये नहीं, ये सेक्शन जस्ट लाइक 411 जो पुरानी आईपीसी में होता था, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, ठीक है, उसके तरह का है, उस नेचर का है, ठीक है। तो ये 155 कोई विशेष बात नहीं, लेकिन चूंकि ये राज्य के हितों को प्रभावित करने वाली बातें हैं, इसलिए राज्य के विरुद्ध अपराधों के अध्याय में एक जगह पर रखी गई। फिर कहता है लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी। उसने कहा राज कैदी, अपराधी नहीं कहा है, ठीक, विचाराधीन कैदी नहीं कहा है, उसने कहा राज कैदी या युद्ध कैदी। दो विशेष प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की है, इसके मतलब इनके अर्थ विशेष ही होते होंगे। तो राज कैदी उसी को कहते हैं जिसके स्वतंत्र रहने के कारण उसने अपराध कोई नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अगर स्वतंत्र रहा तो जो भारत की सुरक्षा है और भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है इसको नुकसान हो जाएगा, इसका स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था इसको बना नहीं रहने देगा। तो ये राज कैदी है, ये राज कैदी है, ठीक है। विचाराधीन बंदी, उसके ऊपर अपराध को करने का अभियोग है। राज कैदी, इस पर अपराध को करने का अभियोग नहीं होता, इसके बारे में आशंका होती है कि ये भारत की आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा इसको नुकसान पहुंचाएगा। और युद्ध कैदी इसे बताने की कोई जरूरत नहीं, जब एक्सटर्नल फोर्सेस से हमारा युद्ध चल रहा है तो ड्यूरिंग वार जो गिरफ्तार होगा वो युद्ध कैदी ये कहलाएगा जिसने समर्पण कर दिया, ठीक है ना, ये जिसको हमने पकड़ लिया। तो राज कैदी, ये युद्ध कैदी, इन्हें स्वेच्छा निकल भागने देना, यानी ठीक है, आप पूरी तरह स्वेच्छा, स्वेच्छा शब्द उसने इस्तेमाल किया है, और हर वो काम आपने स्वेच्छा किया है ये माना जाएगा, क्योंकि अपराध में स्वेच्छा ये मान्यता का विषय है, ये जानकारी का विषय नहीं है। हो सकता है आपने काम स्वेच्छा न किया हो, लेकिन जो स्वेच्छा की डेफिनेशन दी है उसमें ये कहा है, 214 है शायद, 214 है, पुराना तो ठीक है, आपका 39 ये था ही था, लेकिन अब स्वेच्छा डेफिनेशन क्लास में, ठीक है, जितना भी हो, 214 हो, 216 हो, दो जो हो, 229 233, तो स्वेच्छा वहां वो परिभाषित करता है कि आपने काम को स्वेच्छा किया है ये माना जाएगा। इसका मतलब आपराधिक विधि में स्वेच्छा, स्वेच्छा मान्यता का विषय, जानकारी का नहीं, क्योंकि जानकारी वही है जो आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों से अर्जित की है, और जो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से कुछ अर्जित करते हैं उसी को अनुभव कहते हैं, उसी को अनुभव कहते हैं। तो ज्ञान, इसका तो मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपने अर्जित किया, जो आप स्वयं अर्जित नहीं करते, बल्कि
जिसने अर्जित किया है उस पर विश्वास होने के कारण या किसी भी अन्य कारण से, किसी के द्वारा बताए जाने के आधार पर जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसे तो मान्यता कहते हैं। वो आपकी मान्यता है, वो विश्वास पर आधारित है। और जब आप स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों से कोई चीज हासिल करते हैं तो उसे जानकारी या ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान पर श्रद्धा होती है, आपकी फेथ होता है। आपका श्रद्धा की अंग्रेजी फेथ है, ठीक है ना। और विश्वास की अंग्रेजी बिलीव है। विश्वास की नींव बड़ी कमजोर होती है और श्रद्धा की नीति बड़ी, श्रद्धा की जो नींव होती है वो बड़ी सुदृढ़ होती है, वो डिगाए नहीं डिगती। क्योंकि विश्वास तो 2 मिनट में खत्म, क्योंकि वो आपने जाना ही नहीं है, वो तो किसी ने कहा और आपने माना है। तो ये जानकारी का विषय नहीं है, स्वेच्छा, कम से कम आपराधिक विधि में। क्योंकि वो कहता है कि जब आपने ऐसे साधनों का इस्तेमाल किया जिनसे एक विशेष प्रकार का परिणाम सामान्यतः या साधारणतः पैदा होता है और आपने उन साधनों का इस्तेमाल किया, तो भले ही आपके मन में ये पागलपन से भरा विश्वास उठ रहा हो कि हम जादूगर हैं और हम इन साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो नहीं होगा जो प्रायः इन साधनों के इस्तेमाल से होता है, तो आपकी इस पागलपन से भरे विश्वास का कानून की निगाह में कोई मूल्य नहीं। कानून ये मानेगा कि आपने इस काम को स्वेच्छा किया है। स्वेच्छा के मीनिंग देयर बाय आपके मन में इस काम को करते समय यही विश्वास था कि यही परिणाम पैदा होगा जो हुआ। कानून ये मानेगा, ठीक है। या आप स्वयं ये साबित करो कि नहीं साहब, हमारे मन में तो एक पागलपन से भरा विश्वास था, तब यह माना जाएगा कि आप काम किए जाने के क्षण पर पागल थे, और तो फिर आपको सेक्शन 84 का फायदा मिलेगा, ना कि 39 के मुताबिक आपका काम स्वेच्छा न माना जाए। फिर तो यह माना जाएगा आप पागल हो, आप सुचित व्यक्ति नहीं हो, या उस क्षण पर, जिस क्षण पर कम से कम काम किया जा रहा था, उस क्षण आप सुचित नहीं थे। तो स्वेच्छा आपराधिक विधि में मान्यता का विषय है, जानकारी का नहीं। मान लिया जाएगा अगर आपने उन साधनों का इस्तेमाल किया जिन साधनों का इस्तेमाल करने पर प्रायः वैसे ही परिणाम आते हैं जैसे आए, तो ये माना जाएगा कि आपने वैसे परिणामों को उत्पन्न करने का आशय मन में धारित किया था उन साधनों के इस्तेमाल से पहले, इसलिए आपने काम को स्वेच्छा किया। ये निष्कर्ष आपराधिक विधि निकालेगी। तो कहता है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, होते हुए और किसी राजकैदी युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए, मीनिंग देयर बाय लोक सेवकों की चूंकि 12 कोटियां हैं, 12 श्रेणियां हैं आईपीसी में या बीएनएस में, इसलिए उन्होंने विशेषकर कहा लोक सेवकों की जो 12 श्रेणियां, उनमें से एक श्रेणी ऐसी भी है जिसमें ऐसे लोक सेवक के नाते आपको व्यक्तियों की अभिरक्षा या व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आप इसी वर्णन के और इसी श्रेणी के लोक सेवक हैं कि आपको राजकैदियों अथवा युद्ध कैदियों को ऐसे लोक सेवक के होने के नाते अभिरक्षा में रखने का हक ये मिला हुआ है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छा ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागने देगा, उसने शब्द इस्तेमाल किया। आप स्वेच्छा निकल भागने दे रहे हैं, आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया, क्योंकि आप बताएंगे नहीं कि हम निकल भागने दे रहे थे और वो निकल भाग गया। आप ये बताएंगे थोड़ी, आप तो हमेशा ये कहेंगे तो भाग गया। लेकिन आपने निकल भागने दिया और स्वेच्छा निकल भागने दिया, इसे साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को, और ये आपके मन में होगा। और आपके मन में प्रवेश या तो भगवान जी का है या आपका है, इसके अलावा तीसरे का तो है ही नहीं, ठीक है। आपके मन में प्रवेश जो है
आपका है। ये अलग बात है कि आप अपने मन में कभी प्रवेश करते नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि जिस समय आप अपने मन में प्रवेश करते तो वहां इतना हाहाकार आप पाते, ठीक है, कि आपको डर लगने लगता है कि आप अपने मन में कभी प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए मजेदारी है, आपसे अगर पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो तुम वो बताते हो जो दूसरों ने तुम्हें बताया है, ठीक है। आप खुद क्या हैं ये आप खुद नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या है खुद, ठीक है। आपने कभी जाना थोड़ी, आपका खुद के बारे में कोई अनुभव ही नहीं है। आप वो बताते हैं जो दूसरों ने आपको बताया, कि आप ब्राह्मण हैं जात से, ठीक है, आप हिंदू हैं, आपका ये नाम है, ठीक है, आपकी ये पहचान है। आप जितनी भी आइडेंटिटीज अपनी क्लियर करोगे, वो सारी आइडेंटिटीज लोगों ने आपको बताई हैं, उनमें से एक भी आइडेंटिटी आपकी खुद की जानी हुई नहीं है, ठीक है। तो आप तो खुद को भी दूसरों के माध्यम से ही जानते हैं, ठीक है। यह सही है कि आप में प्रवेश या तो आपका है या भगवान का है। आप खुद कभी प्रवेश करते नहीं, तो अंदर बैठा भगवान भी आपको कभी दिखता नहीं है, इसीलिए आप कथा सुनने चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब अपने अंदर बैठा भगवान दिखता ही नहीं, अपने अंदर तो जाते ही नहीं, क्योंकि डर लगता है, जाए कैसे, ठीक है। जाए तो अंदर का हाहाकार दिखता है, ठीक है, अंदर तो अशांति है, ठीक है। तो अंदर की अशांति हमें दिखे ना, इसलिए आप जाते नहीं अंदर। तो अंदर क्या है ये तो आप जान सकते हैं, भगवान जी जान सकते हैं, आप जाएंगे नहीं भगवान को, ठीक है, या भगवान जो जानते हैं उसको जाना नहीं जा सकता। इसलिए आपराधिक विधि ने एक रास्ता निकाला है। आपराधिक विधि ये कहती है तुम्हारे अंदर क्या है तुम जानो, तुम तो खैर जान ही नहीं सकते, लेकिन चाहे कोई जाने। हम समाज के विनियमन हेतु तो एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि अगर आपने वो किया है जिससे एक निश्चित परिणाम सामने आता है, प्रायः तो हम ये मानेंगे कि आपने इस निश्चित परिणाम को उत्पन्न करने के लिए ही वो किया था। तो कहता है स्वेच्छा निकल भागने देगा। हम ये मान लेंगे क्योंकि तुम बताओगे नहीं, ठीक है, कि तुमने निकल भागने दिया था या निकल भाग गया, वो तुम बताओगे तो नहीं, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे अगर आपने उन साधनों का इस्तेमाल किया जिनमें प्रायः ऐसा कह दी निकल के भाग ही जाएगा, तो हम ये मानेंगे कि तुमने स्वेच्छा निकल भागने दिया। और यदि वाकई तुम्हारा कोई दोष नहीं तो भाई तुम साबित करो। एविडेंस एक्ट फिर कहता है कि ये फिर विशेष तथ्य हुआ, इसे साबित करने का भार तुम पे जाएगा कि आपने निश्चित तौर पर वो किया था जिसका परिणाम निकल भागने देने में आ सकता था, लेकिन उसे निकल भागने देना आपका उद्देश्य नहीं था। अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर ये विशेष तथ्य हुआ, इसे साबित करने का भार आप पर होगा। सामान्य क्रम में यह मान लिया जाएगा कि आपने जब ऐसे साधनों का इस्तेमाल किया है जिनमें से लोग प्रायः निकल भागते हैं, यानी आपने जानबूझकर चाबी जो थी ऐसी जगह पर छोड़ दी जहां से उसे आसानी से मिल सकती थी, आप दरवाजा खुला छोड़कर एक गैर जिम्मेदार आदमी को अभिरक्षा सौंप कर खुद बीड़ी पीने चले गए तो भाग ही जाएगा, ठीक है। तो ये माना जाएगा आपने स्वेच्छा निकल भागने दिया, युद्ध कह दिया राजकैदी को। और अगर यह सिद्ध हुआ कि आपने स्वेच्छा निकल भागने दिया है तो फिर आपको जो दंड मिलेगा वो कितना, आजीवन कारावास। कठोर है मामला, राज्य के विरुद्ध अपराधों में है बड़ा कठोर, क्योंकि मामला राज्य के विरुद्ध अपराधों का है। राज्य के विरुद्ध निकल भागने देगा आजीवन कारावास, ये दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब कहता उपेक्षा से, वहां जानबूझकर है, वहां जानबूझकर है, ठीक है। पिछली धारा में जानबूझकर निकल भागने देना, स्वेच्छा निकल भागने देता है, इसलिए क्योंकि स्वेच्छा आपने जानबूझकर किया है। और अगला सेक्शन जो आ रहा है 157, यह कहता है उपेक्षा से आपने निकल भागना सहन किया है। और उपेक्षा और उतावलापन दोनों आपको बताए गए, ठीक है। हमने कहा था उतावलापन तब होता है
जबकि आप किसी कार्य के संभावित परिणाम जानते हैं कि ये आएंगे, लेकिन उन परिणामों को उत्पन्न करने का कोई आशय ये आप में नहीं होता। जानते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन वैसा हो जाए ऐसा कोई आशय आप में नहीं है, बल्कि उलट एक निरर्थक विश्वास आपके मन में है कि जो परिणाम प्रायः आते हैं वे आपके इस कार्य के परिणाम स्वरूप नहीं आएंगे। ये निरर्थक विश्वास आपके मन में है और आप इस निरर्थक विश्वास के सहारे उस परिणाम के उत्पन्न होने की जोखिम ये उठा लेते हैं और दुर्योग से, दुर्भाग्य से वो परिणाम सामने आ जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आपकी जानकारी थी किंतु उत्पन्न करने का आशय नहीं था। तो आपने काम उतावलेपन से किया है ये कहा जाता है, और इसमें उतावलेपन में जो दोषिता है वो ज्ञान के कारण नहीं है, वो जोखिम उठाने के कारण है। आपने अननेसेसरी जोखिम लिया, अनावश्यक जोखिम लिया। अगर आवश्यक होता तब तो जनरल एक्सेप्शन में आ जाता मामला, अगर आवश्यक जोखिम होता, लेकिन फिर भी अनुपात देखा जाता, बड़ी अपहानी निवारित करने के लिए छोटी अपहानी, वो सारी चीजें देखी जाती, लेकिन आ सकता था, लेकिन चूंकि कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए अब आपको दंड मिलेगा क्योंकि अनावश्यक जोखिम उठाया है आपने। हां, ज्ञानपूर्वक, ठीक है, आप किसी की मृत्यु कारित करना चाहते थे, किसी को उपाधि कारित करना ही चाहते थे, तब बात अलग हो जाती है। मानव प्राणी की, एक विशेष मानव प्राणी की मृत्यु कारित करना चाहते थे, एक विशेष मानव प्राणी की मृत्यु कारित नहीं करना चाहते थे, किसी भी मानव प्राणी की मृत्यु कारित करना चाहते थे, तब तो मसला पहुंच गया आपराधिक मानववध के तीसरे प्रकार में, ठीक है ना, क्योंकि मानववध कारित करना चाहते थे, यहां कुछ नहीं करना चाहते थे और आपको मालूम था कि मानव की मृत्यु हो सकती है, मालूम था, फिर भी अंधाधुंध काम कर रहे थे, मीनिंग दरबार जोखिम उठा रहे थे। इस निरर्थक विश्वास के सहारे की कोई मानव मृत्यु नहीं होगी। उलट है मामला, ज्ञान दोनों जगह है, लेकिन वहां चाहते हैं हो और यहां चाहते नहीं हो, ठीक है ना। तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के प्रकार में, ज्ञान की प्रकृति में, ज्ञान के नेचर में फर्क है, और यहां कल्पेबिलिटी जोखिम उठाने में है। तो उतावलापन, उपेक्षा, आपसे कहा था कि उपेक्षा प्रक्रिया से संबंधित होती है। सतर्कता और उपेक्षा दोनों परस्पर विलोम है, एंटानिम है। उपेक्षा की जो विलोम है उपेक्षा का, वो क्या है? सतर्कता। और दोनों कार्य करने की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रत्येक काम एक निश्चित तरीके से किया जाता है, उस तरीके की जानकारी सबको है, प्रत्येक सुचित्त मनुष्य को है। और जब आप काम उस मान्य तरीके से नहीं करते, उस मान्य तरीके में उन सिक्योरिटी मीजर्स, उन सेफ्टी मीजर्स का लिया जाना जरूरी होता है जो काम के हानिकर प्रभाव बचाए जाने के लिए जरूरी है। काम से जिन्हें हानि हो सकती है, उन लोगों को काम के हानिकर प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए कुछ सिक्योरिटी मीजर्स लिया जाना प्रत्येक प्रकार के कार्य के साथ आवश्यक होता है। और जब आप उस प्रकार के सिक्योरिटी मेजर्स लेने में लोप करते हो तो आपने काम उपेक्षा से किया है, यह कहा जाता है। प्रत्येक तथ्य स्थिति अगर ठीक से समझ ली जाए तो आपराधिक विधि में कम से कम कुछ नहीं बचता, क्योंकि आपराधिक विधि सिर्फ आपके मन के आधार पर आपको दंडित करती है। कुछ ही अपराध हैं, जैसे द्विविवाह, वहां द्विविवाह किया, बस बात खत्म। क्यों किया, इससे मतलब ही नहीं। बहुत कम अपराध हैं जिनमें आशय, ज्ञान, ठीक है, आदि मानसिक तत्वों का कोई रोल नहीं है। अन्यथा पूरी बीएनएस, पूरी आईपीसी, सब में मानसिक तत्वों का रोल है। तो एक एक मानसिक तत्व के बारे में ठीक से जानकारी होनी चाहिए। एक एक मानसिक तत्व को शब्दों में समझ लेना चाहिए कि वो किस फैक्ट सिचुएशन की चर्चा करती है। तो कहता है उपेक्षा से आपने राजकैदी या युद्ध कैदी का निकल भागना उपेक्षा से सहन किया, मीनिंग कर भाई आपने उन सिक्योरिटी मेजर्स में को लेने में लोप किया।
जो उसका निकल भागना निवारित करने के लिए जरूरी थे, यद्यपि आप उसका निकल भागना चाहते नहीं थे। ठीक है ना, तो उपेक्षा तो बरती आपने, और उस उपेक्षा के कारण वो निकल भागा, तो ये माना जाएगा आपने अपनी उपेक्षा से उसका निकल भागना सहन किया है। सहन किया क्योंकि जो आपकी इच्छा के बिना घटित होता है उसे आप सहन ही करते हैं। ठीक है, आपको हमने कहा ना कि अपने बारे में भी जानकारी थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, हमें तो लगता है ही नहीं। ठीक है, तो आप अनवांटेड सिचुएशंस को जो आप चाहते नहीं हैं फिर भी घटती हैं, उन्हें सबको सहन करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे सदोष परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी। क्योंकि उपेक्षा प्रक्रिया में दोष था, जानबूझकर कुछ किया नहीं है, बल्कि लोप है एक तरीके का, यहां कृत्य नहीं है आपके पार्ट पर, लोप है आपके पार्ट पर। ठीक है, ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसी का नाम उपेक्षा है। उपेक्षा में लोप ही होता है। तो सादा कारावास जो 3 साल तक का हो सकता है, दंडित किए जाएंगे आप, और जुर्माने से भी दंड नहीं होंगे। अब निकल भागने में सहायता देना, अब तो आपका दोष और बढ़ रहा है। कहता है निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना। छुड़ाने में और सहायता देने में अंतर। छुड़ाने में आप एक्टिव लीडिंग रोल में, आप लीड कर रहे हैं मामले को, छुड़ा रहे हैं। और निकल भागने में सहायता करना, इसमें एक्टिव पार्ट आपका भले ही हो, लीडिंग रोल नहीं है। लीडिंग रोल तो स्वयं उसका है जिसको सहायता दी जा रही है, लीड तो वही कर रहा है। हां, नो डाउट एक्टिवली आप उसे सहायता जरूर करना, लेकिन फिर भी लीडिंग रोल आपका नहीं है। छुड़ाने में लीडिंग रोल है आपका, और संश्रय देना, अब वो भाग गया, आपने उसे कपड़े उपलब्ध कराए, वो जिन बंधनों में था, हथकड़ी बेड़ी वो काटी, आने जाने के साधन दिए, पैसा दिया, रुपया दिया, मौसम के मुताबिक जिन कपड़ों की उसे जरूरत है वो दिए, तो इसे संश्रय देना कहा जाएगा। तो अगर आप पति या पत्नी या संबंधित व्यक्ति हैं, ऐसे राजकैदी युद्ध कैदी, तो आप इस धारा से एग्जम्प्ट हैं। अब जब आप एलएलबी में होते तो ज्यादा ही कानून चाहिए होते ना। एलएलबी में जब आप होते हैं, वो विशेषकर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, तब तो आप नानी पालकी वाला से भी थोड़ा ज्यादा कानून जानते हैं। आपको लगता है ये तो बड़ी गलत बात है, पति पत्नी दंडित ही नहीं करेंगे। ठीक, बताओ, पति या पत्नी अगर है और संश्रय दे रहा तो कह रहे कि उसको कोई धारा ही लागू नहीं होगी, तो अपराधी नहीं। तो आप विधायकों की बुद्धि पर अपनी बुद्धि लगाते हैं, और बड़ा बुद्धिमान। हमने तो ये चर्चाएं होती सुनी ना अखिला कॉलेज में कि भाई ये ठीक नहीं, इसको बदलना चाहिए। ठीक है, वो एलएलबी में ही आपको ये लगेगा, उसका ज्यों 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 कानून की गहराई बढ़ेगी, आपकी धारणाएं चेंज होती जाएंगी। आपराधिक विधि समाज को शांत रखने का उपाय है। समाज में शांति चाहिए, और पति पत्नी के बीच अगर अविश्वास पैदा हुआ, ठीक है, तो 2-4 लोगों को दंडित भले ही आप कर लो, 2-4 लोगों को पकड़ भले ही लो, लेकिन मौत स्केल पर अशांति पैदा होगी समाज में। क्योंकि कब किसे चोरी करनी पड़ेगी कुछ पता नहीं, कब किसे हत्या करनी पड़ेगी कुछ पता नहीं। ठीक है, आप ईश्वर से सिर्फ इतना ही मना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति न लाना कि हमें हत्या करनी पड़े। और अगर आप ये संकल्प लेते हो कि हम हत्या कभी करेंगे ही नहीं, तो आपसे ज्यादा नीच आदमी कोई है ही नहीं हमारे दृष्टिकोण से। अरे हत्या की परिस्थितियां क्यों नहीं करेंगे? हमको महात्मा गांधी है कि बोले देश भी बढ़ जाए हम महात्मा ही रहेंगे, हम महात्मा नहीं रहेंगे। बोले देश बढ़ता है बढ़ जाए, हम तो शांति दूत थे, हम शांति दूत ही रहेंगे। काहे बात की शांति दूत? हम तो उठा उठा पटकेंगे।
ठीक है, तो हम सिर्फ ईश्वर से इतना ही मना सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति न लाना कि हमें चोरी करनी पड़े, हमें हत्या करनी पड़े, हमें डकैती डालनी पड़े। अगर पड़ी तो करेंगे। अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल और रोशन सिंह ने डकैती ही डाली, और डकैती डालने के कारण वो, ठीक है, इस देश के महान लोगों में शामिल हुए। ठीक है ना। तो कृत्य महत्व का नहीं होता, उद्देश्य महत्व का होता है। सिर्फ इतना ही मांगा जा सकता है कि हे ईश्वर, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति न लाना, और अगर लाए तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, हम कतई महात्मा गांधी नहीं कि बोले देश बढ़ता है तो बढ़ जाए, हम तो शांति बनाए रखेंगे। काहे बात की शांति, किस बात की शांति। बोले बंबई में ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट हो जाए, हम शांति बनाए रखेंगे। हम क्यों शांति बनाए रखें। सेनाएं जो हमने काय के लिए रखी, जो एटम बम क्या पूजा करने के लिए रखे हैं विजयदशमी पे, कि दशहरे शस्त्र पूजन करेंगे इनका, ये काय के लिए हमने खरीदे भाई। क्यों 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 रखेंगे शांति, हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा, ठीक है, स्थिति बनाए रखनी चाहिए। तो संतुलन देना, जो समाज में सामाजिक व्यवस्था है उसमें अगर यह स्थिति आई कि पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा हुआ तो समाज बटेगा। यह हो सकता है, जैसे एविडेंस एक्ट में भी कहा है कि वैवाहिक संस्कृति के दौरान विवाह के बंधन जिन लोगों के बीच हैं वे एक दूसरे को कुछ बताएंगे तो वो विचारित विषय से कितना भी सुसंगत क्यों न हो, उसे एविडेंस में अगर कोई देगा तो भी नहीं लिया जाएगा, तो भी नहीं लिया जाएगा जब तक कि वो विशेषाधिकार का त्यजन न कर दे दूसरा पक्ष। इसलिए क्योंकि फिर कोई पति अपनी पत्नी को, कोई पत्नी अपने पति को कुछ नहीं बताएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि क्या पता कब हमें हत्या करने की जरूरत हो जाएगी, क्या पता हमें कब डकैती डालने की जरूरत हो जाएगी, और हमने इन्हें बताया, और क्या पता किससे कब लड़ाई हो जाएगी, तो यह हमारे खिलाफ अदालत में गवाही भी दे सकती है। तो कोई पति, कोई पत्नी अपने पति पत्नी को कुछ बताएगा ही नहीं। और यह अविश्वास फिर एक बार शुरू हुआ तो कहां तक जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। तो हो सकता, और सारे पति पत्नी डकैती डालने जा भी नहीं रहे, तो एक दो मामलों में अगर इन सुरक्षाओं को खत्म किया जाए तो एक दो मामलों में भले ही आपको कोई लाभ हो जाए, लेकिन मॉस स्केल पर समाज को इसका नुकसान होगा। इसीलिए कहा गया कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देते हैं, क्योंकि एक पति डकैती डाल के आया या एक पत्नी डकैती डाल के आई और छूट, मतलब जैसे तैसे छूट कर आई कैद से, और उसका वैवाहिक पक्षकार कहे नहीं नहीं तुम तो अपराधी हो, हम तो पुलिस को बुलाएंगे, अभी तो कहीं बुलाओ पुलिस को बुला तुम, और फिर विवाह तो एक तरफ गया, जूतो दाल बढ़ जाएगी विवाह में। ठीक है, वो विवाह तो सब चला जाएगा। ठीक है, तो वो तो गए जेल, विवाह टूट गया, बच्चे हो गए भिखारी, और वो बच्चे अगले अपराधी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आप दूरंदेशी विधायकों की देखेंगे, इसीलिए उन्होंने रखा कि पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय दे रहे हैं तो अपराध हम मानेंगे ही नहीं इस धारा के अंतर्गत। और कोई अगर संश्रय देगा, उसको जो राज कैदी, युद्ध कैदी निकल भागा या छुड़ाया गया है, ठीक है, उसे संश्रय देगा, या राज कैदी या युद्ध कैदी को स्वयं छुड़ाएगा, या उसे छूटने में कोई सहायता देगा, तो उसे कह रहा है कि आजीवन कारावास। ठीक है, कहता है जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संश्रय देगा या छिपाएगा, संश्रय ना भी दें आप, केवल छिपाए, या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो आजीवन कारावास। ठीक है, ये या 10 साल। इस स्पष्टीकरण में कहता है कोई कैदी, राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचारण की अनुज्ञा है,
विधिपूर्ण अपेक्षा से निकल भागा है, ये तब कहा जाता है जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है। यानी आपको पैरोल दिया गया और कहा कि आप दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, शाहजहांपुर नहीं छोड़ेंगे, तो उसके बाद जैसे ही आप गए ये माना जाएगा कि आप निकल भागे हैं, और उसमें जिसने सहायता दी है आपको, ठीक है, या जो ले गया है आपको उन सीमाओं के परे, या उन सीमाओं के परे जिसने संश्रय दिया है, या उन सीमाओं के परे जिसने छिपाया है, वो सारे लोग यहां दोषी माने जाएंगे। ठीक है ना। ये इसमें पति पत्नी को अच्छा नहीं, इसमें नहीं दिया है, पति पत्नी को संरक्षण नहीं दिया इस धारा में, तो अन्य धाराओं में दिया है। तो हमने जो कुछ पिछला कहा संश्रय पति पत्नी के द्वारा दिए जाने के संबंध में, वो अन्य धाराओं के बारे में मान लीजिए यहां संरक्षण नहीं दिया है, क्योंकि मामला राज्य के विरुद्ध अपराधों का है। संभवतः इसीलिए नहीं दिया होगा क्योंकि राज्य के विरुद्ध अपराध बहुत स्पेशल प्रकार के माने गए। और ये चैप्टर 8, इसमें आप देखेंगे तो एक विशेष तरीका ड्राफ्टिंग का आपको दिखाई देगा। सबसे पहले शुरू होगा, बोले दुष्प्रेरण करेगा तो ये सजा, दूसरे में करेगा कि दुष्प्रेरण करने का प्रयत्न करेगा तो ये सजा। ठीक है, ऐसे करके इसमें किया गया है। ठीक है, इसका विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। ठीक है, यानी 159 सिर्फ सामान्य व्यक्तियों। एक तो जब ये चैप्टर खत्म होगा तो एक सेक्शन लिखा होगा, पहले तो आईपीसी में लिखा था, हाँ अब भी है 167 पहले ही पढ़ लेंगे। कहता कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, वायुसेना अधिनियम 1950, सेवा अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम, ये कि अधीन कोई व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। उसने ये नहीं कहा दंडनीय नहीं होगा, उसने कहा इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। अगर मामला उपरोक्त अधिनियमों में वर्णित व्यक्ति के द्वारा इस अध्याय के अधीन जो अपराध किए जा सकते हैं उनमें से किसी को करने से संबंधित है, यानी वो व्यक्ति जो उपरोक्त अधिनियमों में वर्णित है, अर्थात जिन पर उपरोक्त अधिनियम लागू हो रहे हैं, धारा 167 में वर्णित, वो व्यक्ति अगर इस अध्याय में वर्णित अपराधों को करेंगे तो इस संहिता के मुताबिक दंडनीय नहीं होंगे। ये नहीं कहा दंडनीय नहीं होंगे, इस संहिता के मुताबिक दंडनीय नहीं होंगे, क्योंकि उन्हीं अधिनियमों में फिर वो दंडित होंगे। अगर इस चैप्टर में वर्णित अपराध वो लोग करेंगे जो उपरोक्त अधिनियमों में वर्णित, और उन अधिनियमों में ज्यादा कठोर दंड है, ठीक है, बनस्पत यहां के, और ये भारत के सामान्य नागरिकों पर लागू होने वाले सेक्शन है। तो सामान्य नागरिकों को कम दंड से दंडित किया जाएगा, भले ही वो उपरोक्त प्रकार के अपराध कर रहे हैं, लेकिन उन अधिनियमों में जो लोग वर्णित हैं, क्योंकि वो सैनिक होंगे और इस प्रकार के काम अगर उन्होंने किए तो ज्यादा कठोर दंड से दंडित होंगे, और अगर यहां वो दंडित किए जाएं तो कम दंड से दंडित होंगे। और अगर आप इनमें कहीं मृत्युदंड दिया होगा तो मृत्युदंड से ज्यादा दंड किसी में मिल ही नहीं सकता, तो भी अगर वो यहां दंडित होंगे तो चूंकि प्रक्रिया के तौर पर बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट लागू होगा, इसलिए उनके बच जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है ना। लेकिन उन अधिनियमों में प्रक्रिया के नियम चूंकि दूसरे लागू होंगे, इसलिए उनके बच निकलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। इसलिए उन अधिनियमों में जो लोग वर्णित हैं उनके द्वारा यह अपराध भले ही किए जाए, लेकिन इस संहिता के मुताबिक वो दंडनीय नहीं होंगे। और हमने आपसे कई बार चर्चा की कि कानून की कठोरता ये दंड से कभी निर्धारित नहीं होती, ये हमेशा प्रक्रिया से निर्धारित होती है। जैसे एविडेंस एक्ट कहता है सेक्शन 25 में कि कन्फेशन बिफोर पुलिस ग्राह्य ही नहीं है, जबकि आतंकवाद से संबंधित कानून बनते हैं उनमें कहते हैं कन्फेशन बिफोर पुलिस माना जाएगा।
बस थोड़ा कर देते हैं कि पुलिस ऑफिसर सीनियर होना चाहिए, ठीक है, तो प्रक्रिया बदल जाती है। इसलिए आतंकवादियों के मामलों में विधि का चेहरा कठोर हो जाता है। तो उपरोक्त अधिनियम जो 167, ठीक है, इसमें जो अधिनियम लिखे हैं इनमें जो व्यक्ति वर्णित है वे इस संहिता के मुताबिक दंडनीय नहीं होंगे, उनके मामले उन्हीं अधिनियमों में चलेंगे। ये ज्यादा कठोर बात है। भारत का सामान्य नागरिक, अगर यह सामान्य नागरिक कहें या ये संहिता, क्योंकि ये संहिता सामान्य नागरिकों के अलावा विदेशियों पर भी लागू होती है, तो यह संहिता जिन व्यक्तियों द्वारा विचारणीय है, यह संहिता जिन लोगों को विचारण का विषय बनाती है, उन लोगों में से किसी ने क्या किया, विद्रोह, इसका दुष्प्रेरण किया है, किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न किया या वो विद्रोह करे इसके लिए उसे दुष्प्रेरित किया, तो इस धारा के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। कहता है जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, वायुसैनिक, नौसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाग के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। अब ये यहां पर सेक्शन 49 लागू नहीं होगा जो दुष्प्रेरण के लिए, क्योंकि वहां क्या लिखा है, जहां इस संहिता द्वारा किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, तो यहां दुष्प्रेरण के लिए अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित मिल रहा है, इसलिए वहां सेक्शन 49 लागू नहीं होगा। और ऐसा दुष्प्रेरण जो आपने सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक का किया है विद्रोह के लिए या उसकी राजनिष्ठा, उससे उसे विचलित करने के लिए, तो आप यहां दंडित होंगे। और केवल दुष्प्रेरण किया, उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह नहीं हुआ, तो आप आजीवन कारावास या 10 साल, और विद्रोह हो भी गया तब अगला 160, न सिर्फ आपने दुष्प्रेरण किया बल्कि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह भी हो गया, तो फिर मृत्युदंड भी होगा। हाँ, वह मृत्यु से या आजीवन कारावास। यह भी पूछा जाता है जब आप नौकर बनने के लिए एग्जाम देते हैं कि निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धाराओं में मृत्युदंड प्रोवाइड है, उसमें 160 भी लिखा होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कहता है वह मृत्यु से या आजीवन कारावास, ठीक है। अब कहता है कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में है, हमले का दुष्प्रेरण कर रहा है, यानी तुम सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को उकसा रहे हो या उसके जो ऑफिसर्स हैं इन सेनाओं के कि वो अपने सीनियर अफसर पर हमला करें, सिर्फ उकसा रहे हो, हमला हुआ नहीं, तो 3 साल। और हमला हो भी गया, केवल हमले में क्या है, केवल तैयारी, ठीक है, कि आपराधिक बल का प्रयोग, तो भी 3 साल बहुत है। सामान्य व्यक्ति पर हमला जब वो तो वो 1-8 महीने की सजा थी, हमें याद नहीं है, ये 2-3 महीने की होगी, यहां 3 साल, क्योंकि मतलब सेना में अनुशासन बनाए रखने का है, ठीक है, प्रयत्न। और फिर जब ऐसा हमला कर दिया जाए, अगला सेक्शन हमने कहा था इस चैप्टर में ड्राफ्टिंग का एक विशेष ढंग है, दुष्प्रेरण करेगा, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, विद्रोह का दुष्प्रेरण करेगा, विद्रोह हो जाए। 2, हमला, ठीक है, करने के लिए कहता है कि हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यहां भी दुष्प्रेरण, ऊपर भी दुष्प्रेरण, लेकिन ऊपर विद्रोह का दुष्प्रेरण, यहां हमले का दुष्प्रेरण, केवल दुष्प्रेरण किया हमले का, तो ये, और हमला हो भी गया दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, तो अगला 163। तो फिर वो दोनों में से किसी भांति के, अच्छा हमले का, अच्छा हाँ आ तो गया, अच्छा दोनों हैं इसमें,
अच्छा, दोनों है। हमले का दुश्मन करेगा यदि ऐसा हमला उस दुश्मन के परिणाम स्वरूप कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी बात का कारावास है जिसका, ठीक है, दुश्मन करेगा यदि ऐसा हमला उस दुश्मन के परिणाम स्वरूप किया जाए। पहले वाली आईपीसी में दोनों अलग अलग थे, इसलिए हमें अलग अलग याद है। अलग अलग है, अच्छा ठीक, तो 161 में हाँ हमले का दुश्मन और फिर 162 में दुश्मन के परिणाम स्वरूप हमला कर दिया जाए, ठीक है। फिर कहता है अभितेजन का दुष्प्रेरण, यानी सारे दुष्प्रेरण ही है विद्रोह का, ठीक है। फिर विद्रोह किया जाए, हमले का दुष्प्रेरण, हमला किया जाए, अभितेजन कि आप सेना छोड़ दो, ठीक है, ये आप दुष्प्रेरित कर रहे हो, सेना छोड़ दो। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अभितेजन किए जाने की दुश्मन करेगा, दोनों जिसके 2 वर्ष केवल अभितेजन, क्योंकि अभितेजन में कम दंड इसलिए रखा क्योंकि उनके पास भी तो बुद्धि है, वो भी तो, आप खाली अभितेजन का दुष्प्रेरण ही तो कर रहे हैं, उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि इस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हमें अभितेजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई अभितेजनी के लिए तो दुष्प्रेरण किया, तो तुम नहीं सोच सकते कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसलिए 2 साल। और फिर जो अभित्याजक है, जिसने त्यागा है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा संश्रय पा रहा है, जो अभित्याजक है। तो जो कोई सिवाय एतस्मिन पश्चात यथा अपवादित के, ठीक है, पत्नी द्वारा पति, यहां आ गया वो, ठीक है, यानी जिसने अभितेजन किया, ठीक है, उसे जो संश्रय देगा, संश्रय का मतलब ही वही होता खाना कपड़ा सारी चीजें देना, ठीक है, वो दोनों में से किसी बात का कारावास, जिसके बाद 2 साल। लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देना है तो सजा नहीं मिलेगी, वो जो बात पिछले बार हमने कही वो यहां आ जाएगी। अब कहता है मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक, अगर आप किसी जलयान के मालिक हैं, मास्टर हैं, और आपकी उपेक्षा से ऐसा अभित्याजक जिसने नौसेना, वायुसेना या थल सेना इसका अभितेजन किया है, आपके पोत पर छिपा है, तो भले ही आप उसके छिपने के स्थान से अनभिज्ञ हैं, छिपने के स्थान से, वो जहां छिपा है उस स्थान की जानकारी आपको नहीं है कि उस स्थान पर वो छिपा हुआ है, लेकिन जो जानकारी आपको नहीं है वो आपकी उपेक्षा के कारण है। आपको सतर्कता बरतनी चाहिए थी, आपने उपेक्षा बरती, इस कारण से उसकी जानकारी यान पर उपस्थिति की आपको नहीं हो पाई, तो आप दंडित होंगे इस सेक्शन में। कहता है किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ हो, मास्टर या भार साधक व्यक्ति, चाहे मास्टर हो चाहे भार साधक व्यक्ति हो, यद्यपि ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्त्र से दंडनीय होगा 3000 रुपए, पहले 500 रुपए थी, 3000 रुपए से अधिक नहीं होगी। यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भार साधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई, थोड़ा सा भी आपने उपेक्षा बरती और जिसकी वजह से आपको जानकारी नहीं हो पाई, तो उपेक्षा हुई, या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था, आपका कर्तव्य नहीं था लेकिन ड्यूटी थी, एक आदमी की लगाई थी आपने कि देखेगा सब जगह जाकर, और वो गया नहीं, और तुमने भी कहा अच्छा नहीं गए, चलो आज कोई बात नहीं गए तो चलो छोड़ो, अच्छा कल भी कोई नहीं था आज भी कोई नहीं होगा, तुम गए, अब अनुशासन का अभाव था, तो आपको इसमें 3000 रुपए तक दंडित किया जाएगा, ठीक है। कहता सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, अब ये हमारी समझ में नहीं आता कि अनधीनता का कार्य कौन सा होता है, अंग्रेजी भी हमने कई बार पढ़ी। कहता अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। इनसबऑर्डिनेशन कहता है कि जो कोई ऐसी बात का दुश्मन करेगा जिससे कि भारत की सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का कार्य जानता हो, तो जहां तक हम समझ पाते हैं इस अनधीनता शब्द को और उसके मुताबिक जो सेक्शन का अर्थान्वयन कर पाते हैं, वो यहीं तक हम समझ पाए हैं कि आप जानते हो कि एज ए सबऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, इस सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक या इस ऑफिसर का यह कर्तव्य है
कि ये अमुक काम करे और आप उसे दुष्प्रेरित कर रहे हो कि वो काम ना करे, और आप जब जानते हो कि वैसा करना संबंधित व्यक्ति के अधीनस्थ के रूप में उसका कर्तव्य है, फिर भी आप इसका दुष्प्रण कर रहे हो, तो यदि अनाधीनता का ऐसा कार्य दुष्प्रण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी आप जानते हो कि अमुक व्यक्ति के सबॉर्डिनेट होने के नाते उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा बोल गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप उसे करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हो, और फिर आपके द्वारा दिए गए दुष्प्रण के परिणाम स्वरूप ऐसा अनाधीनता का काम कर दिया जाए तो 2 साल, ठीक है। ये सजाएं दुष्प्रेरण से संबंधित है, तो इसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं। विद्रोह को दुष्प्रण करेगा, विद्रोह हो जाए, हमले का दुष्प्रण करेगा, हमला हो जाए, ठीक है, अभित्यजन का दुष्प्रण करेगा वो, ठीक है, संश्रय देगा अभित्याजक को, कोर्ट पर आपकी उपेक्षा के कारण वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपका अनाधीनता के कार्य का दुष्प्रण, और फिर कुछ व्यक्तियों पर लागू होना, और फिर अगला सबसे लास्ट सेक्शन कि आप जानबूझकर पोशाक पहनना है, किसके द्वारा, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के द्वारा जो ड्रेसेस पहनी जाती हैं वो आप पहन रहे हैं, या वो टोकन जो उनके द्वारा धारित किए जाते हैं वो आप धारित कर रहे हो। जो कोई भारत सरकार की सैन्य नाविक या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, थल सैनिक है, सैन्य लिखा है, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा, क्योंकि ये लिखना जरूरी है कि इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, ये शब्द लिखने जरूरी है, नहीं तो फैंसी ड्रेस में जितने लोग भाग लेंगे वो भी जेल चले जाएंगे इसी धारा में, क्योंकि वो फैंसी ड्रेस में मालूम पड़ा आर्मी चीफ बने, वो जेल चले गए फट से, क्योंकि आर्मी चीफ के रूप में उन्हें वो सब चीजें पहननी ही पड़ेंगी, ठीक है ना, तो फट से जेल चले जाएंगे। लेकिन इसमें यह लिखा है कि इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, वहां जो आर्मी चीफ की ड्रेस पहनी जाएगी वो प्रतियोगिता जीतने के आशय से पहनी जाएगी, इस आशय से नहीं पहनी जाएगी कि जजेस ये विश्वास करेंगे हम आर्मी चीफ हैं, बल्कि इस विश्वास से कि ये जजेस विश्वास करेंगे हम आर्मी चीफ ही लग रहे हैं, उल्टा है, वहां विश्वास उल्टे ढंग का होगा। तो कहता है इस आशय से यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के टोकन के सदृश है। यानी आपने वही नहीं पहना है, लेकिन जो पहना है वो सादृश्य उत्पन्न कर रहा है, लग रहा है कि वैसा ही है, ठीक है। तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसके केवल 3 मास तक की हो सकेगी, और तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने केवल टोकन, तो इतना काफी है, 3 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 2000 रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। तो ये यहां तक हो गया। कल हम लोग बात करेंगे लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध।